नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं बेबाक राय बेबाक जवाब देने वाले आदरणीय शीतल पी सिंह सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश में बड़ी विकराल परिस्थितियां चल रही हैं। कभी तो अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम जैन जी से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी आनंद फानन में संसद में एक बैठक बुला लेते हैं। नीतीश बाबू से भी मुलाकात कर लेते हैं बांकीपुर हारने के बाद। इधर केजरीवाल 2 लाख पेपरों पर साइन करा के आवास पर कूच कर देते। चलिए, राहुल गांधी के आवास घेरने के बाद यह भी रास्ता खुल गया, अब कोई भी आवास की तरफ चल पड़ेगा। धीरे धीरे विरोध मुखर होता चला जा रहा है। लेकिन साहिब और साहिब के प्रिय गृह मंत्री सदन में नहीं जा पा रहे। संसद में मंगल मिलन कर रहे हैं, लेकिन उसी संसद में जहां मंगल मिलन हो रहा था वहां से 150 मीटर दूर सदन में जाकर नहीं कह रहे हैं। 200 सांसद आज बाहर खड़े होकर नारे लगाते रहे कि चंदा चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। कितना बड़ा नारा है। और उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने एक विधायक को निलंबित कर दिया, ऑर्डर जारी हो गया है सिर्फ इसी बात पर कि चंदा चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। सर, ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, आरएसएस और आरएसएस का एक वर्ग कह रहा है कि यह आंदोलन देशद्रोहियों का था, यह आंदोलन देश के खिलाफ था। और भागवत जी कह रहे हैं कि 6 तारीख को मैं जैन जी से मिलूंगा। सर, इसे कैसे माना जाए? एक व्यक्ति कहता है कि चोर आ रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि सतर्क रहना। क्या माना जाए इस चीज को? सबसे आखिरी से शुरू करते हैं। जब आपने कहा कि भागवत जी ने कहा कि वो जैन जी से मिलेंगे, लेकिन जैन जी ने तो कहा नहीं कि वो उनसे मिलेगा। वो वो उससे मिलेंगे जो उनके शाखा में मृग है पहले से। जैसे वो जैन जी कहेंगे, लेकिन वो जैन जी तो है नहीं। जैन जी तो विद्रोही है। जैन जी तो वो है जो आज के वातावरण से, आज के हालात से नाखुश है। कहीं भी जैन जी की जो संज्ञा आई है वो उनके लिए आई है, वो समर्पण वालों के लिए नहीं आई है। जो आरएसएस के चीफ जिनसे मिलेंगे वो समर्पित लोग, वो जैन जी नहीं होंगे। वो होंगे जिनका ब्रेन वॉश किया गया है पहले से, और जो इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के लोगों के साथ जिनकी पहले से सहमति है, तो उनके बीच वो अपना, इन लोगों के वन वे होता है, वो भाषण देंगे या सुन लेंगे, पता नहीं किस तरह का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। शुरुआती है, उसके बाद पीछे आते हैं। देखिए, दिल्ली में तो कमाल हो रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों पार्लियामेंट आते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं, राज्यसभा लोकसभा के टीवी सामने चल रहे हैं, उसमें कार्रवाई देखते हैं, पर्चियां मंत्रियों को भेजते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजनाथ सिंह पूछते हुए मिलते हैं कि क्या बोलना है, ये बोलना है। ये सब आ गया है, लोगों ने देख भी लिया है, और वहीं से अपना फिर वो वापस चले जाते हैं। कब वहां ऑफिस के काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाउस नहीं आ रहे। हमने पहले ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। जो हाउस 150 दिन चलता था, 155 दिन चलता था, 145 दिन चलता था, वो 30-35 दिन चलने लगा। 30-35 दिन में भी बहुत सारा हम हंगामा करा लेते हैं, बिल बिना बहस के पास करा लेते हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बिना जवाब के वापस हो जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र को धीरे धीरे घोंट दिया है। लोकतंत्र में बहस विमर्श होता है, आमना सामना होता है, देश के लोगों को पता चलता है उनके हित में वहां क्या किया जा रहा है। वो जो खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इस पर, इस पूरी व्यवस्था पर, व्यवस्था चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर जो खर्च हो रहा है, वो जिनका पैसा खर्च हो रहा है उनको पता ही नहीं है कि वो किस लिए, वो बेचारे जान ही नहीं पा रहे हैं कि खर्च करने वाले हमारा खर्च ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो खुलेआम गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने की हालत में नहीं रखा गया है। तो ये सब अलोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र की धीरे धीरे क्षय है। उसे बहुत सारे स्रोतों से, जहां जहां वो था वहां से कम कर दिया गया है। संस्थानों को, जिनमें स्वायत्तता थी, उनकी स्वायत्तता छिन गई है। ऐसे संस्थान जिनको स्तंभ माना जाता था लोकतंत्र का, उन्होंने समर्पण कर दिया है। वो सरकार के खिलाफ कोई फैसला करने में हिचकते हैं। बहुत सारे उनके लोग जो रिटायर वगैरह हो जाते हैं, वो बाहर आके इसको कह देते हैं। बहुत सारे लोग वहां रहते हुए भी संकेत में इस सबको कह रहे हैं। लेकिन
जिनके हाथ में संयोग से इस लोकतंत्र की लगाम आ गई है, वो इस लोकतंत्र का गला घोट देने पर उतारू है, और इनको इसके लिए कोई भी किसी किस्म की नैतिक मर्यादा या सामाजिक मर्यादा की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ स्वयं वो देख रहे हैं, स्वयं के हित में क्या है, स्वयं उनके लाभ में क्या है, उनके राजनीतिक हानि लाभ में, उनके व्यक्तित्व के हानि लाभ में, उन्होंने सब चीजों को उसकी ओर केंद्रित कर दिया है। सर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो 86 वर्षीय हैं, इन सबसे इतना भयभीत क्यों हैं मोदी और अमित शाह? भयभीत है या ढीठ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सोच रहे हो क्या कर लोगे, करते रहो, चिल्लाते रहो, ये भी तो हो सकता है। फिर सदन क्यों बुलाया? ये तो ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है। उनके बिल पास करने हैं, अपने बिल पास कर लेंगे, सदन बुलाया जिन बिलों के लिए, उन बिलों को पास कर लेंगे। बाकी जो रोल विपक्ष को करना है, जिसपे उनको संवाद करना है, नहीं करेंगे। ये सब तो मतलब दादागिरी है ना। अब चूंकि ये देश इस दादागिरी पर बर्दाश्त कर रहा है, ये देशवासियों पर, ये नागरिकों के विवेक पर है कि वो इन सब चीजों को क्यों सह रहा है, इस तरह की संसद क्यों करने दे, क्यों नहीं इसका प्रतिकार करता उन बच्चों की तरह जो एक मंत्री के आचरण पर उसके खिलाफ वहां इकट्ठा हुए, लाठी खाई, पानी का गोल, वो क्या नाम, कौन सी बंदूक कहती है, पैलेट गन के छर्रे खाए, गालियां खाई, अपमानित हुए, केस अपने ऊपर झेले। उन बच्चों से अगर समाज सीख नहीं ले रहा है तो ये समाज की मर्जी। समाज अगर ऐसे ही शासकों, ऐसे ही लोगों को अपना शासक बना लेना चाहता है, सामंतवाद, राजशाही सब खत्म हो चुकी है लोकतंत्र के आने के बाद। लोकतंत्र में तो जवाबदेही होती है। तो अब अगर आप जवाबदेही विमुख व्यवस्था को स्वीकार कर ले रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप उसके गुनहगार आप भी हो जाएंगे, हो गए हैं आप। सर, एक बच्ची की माफी की खबर पूरे विश्व में छप गई, और उसके बाद ये खबर छप गई विदेशी मीडिया में कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है। क्या भारत की साख बढ़ी है? नहीं, वो सरेंडर नहीं, वो एक जो नारा बच्चे लगा रहे थे, वो बंदर बंदर वाला, वो सब टाइम में छपा है। और वो खबर तो, अरे इतना बड़ा देश है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वहां एक दिल्ली में केंद्रीय राजधानी में संसद के बाहर आंदोलन होगा जिसमें पूरे देश के युवा शामिल होंगे, वो युवा क्या बच्चे शामिल होंगे, और उस पर लाठीचार्ज होगा, तो ये दुनिया में खबर नहीं है। दुनिया भर के संवाददाता यहाँ रहते हैं, सभी प्रमुख मीडिया हाउसेस के लोग यहाँ रहते हैं, एजेंसीज हैं जिनके लोग काम करते हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, इंटरनेट है जो आजकल एक क्लिक से एक दूसरे से दूर है। तो अब कोई चीज कहीं छुपती है, उनकी चीज हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ जान जाते हैं, हमारी चीज वो जानते हैं, तो बिल्कुल प्रतिक्रिया होगी, होनी ही है, तो हो रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि अभी 3 उपचुनाव हुए। गुजरात का भी अगर बात करें तो वहां भी बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, और वोट कम मिला उन्हें, कम वोटों से, कम मार्जिन से जीत हुई। जो उनकी परंपरागत वर्षों से सीट थी 1990 से, वो सीट चली गई 1995 से। हाँ, 1995 से वो सीट उनके हाथ से निकल गई। वो तब भी नहीं हारे जब लालू प्रसाद का एक तरफा राज चला, वो तब भी नहीं हारे। नीतीश और लालू ने मिलकर चुनाव लड़ा, तब भी वो नहीं हारे, सीट निकल गई। और दतिया चुनाव हार गए, और वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ पर भी चुनाव हार गए, रविशंकर प्रसाद के बूथ पर चुनाव हार गए, रामकृपाल यादव के बूथ पर चुनाव हार गए। जो इनका एक बयान वायरल हो रहा है कल से कि आप कहां के हैं, ये स्टेशन रोड के हैं, मॉल रोड के हैं, ये कहां के हैं प्रशांत किशोर? सर, ये क्यों इतना अहंकार है? जनता ने सब कुछ सामने एबीसीडी पलट दी है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, वो इस तरह की चीजों से कहाँ मानते। जब उनकी 240 सीट आई तो उन्होंने फिर व्यवस्था की, चुनाव आयोग में ऐसे सज्जन को उसके पहले ले आए थे जिनको बैठ के उन्होंने तय किया, फिर राज्यों में उन्होंने उलटफेर कर लिया। अब फिर ये सब हो गया है, फिर वो कुछ सोच रहे होंगे, फिर कुछ कर लेंगे दाएं बाएं। देखिए, ये तो एक संवेद स्थिति इसके खिलाफ जो बन रही है, जो समाज में अभी बच्चों में है, छोटे बच्चों में है, युवाओं में वापस आ रही है, उनको शर्मिंदा कर रही है। प्रौढ़ जो टीवी और व्हाट्सएप के प्रभाव में
नष्ट हो गए थे सोच समझ में, सिर्फ मुसलमान और नफरत पे पल रहे थे, उनको शर्मिंदा कर रही है। अब ये सब शर्मिंदगी अगर इकट्ठा होके जवाबदेही की मांग करने सड़क पे आएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं आएगी तो लोकतंत्र में बहुत बार तानाशाह लोग उदित हुए हैं। एक और सिचुएशन वैसी ही बन रही है और काफी हद तक है, जिस तरह से उस बच्ची के साथ किया गया, जैसे उसका पता वगैरह लीक किया गया, जैसे मीडिया वगैरह वालों ने जाके सब लीक किया, जैसे सोशल मीडिया पे बड़े दक्षिणपंथी प्लेटफॉर्म एक जयपुर करके है, जयपुर डायलॉग्स करके, जिसको कोई रिटायर्ड आईएएस चलाते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है, शायद उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन उनको शर्म भी नहीं है, न कायदे कानून की शर्म है, न सामाजिक शर्म है कि 15 साल की बच्ची का पता ठिकाना और एड्रेस अपना उन्होंने पब्लिक किया। वो तो समझ लीजिए क्या उनको कहा जाए, वो मनुष्य है उनके खिलाफ, लेकिन ये देश में कमाल है उसके, उनके खिलाफ तो लाखों एफआईआर होनी चाहिए थी। हम हिंसा की वकालत नहीं करते, लेकिन उनके घर जाके लोगों को उनके मुंह पे उनका पोस्टर लगा के थूक देना चाहिए था। ये तो हिंसा नहीं है ना, ये हम कहीं भी कर सकते हैं, ये किया जाना चाहिए समाज में। इस तरह के घटिया आदमी, 15 साल की बच्ची का पता आपने जाहिर किया, उनका फोटो लगा के उस पर थूक देना चाहिए और उसकी कटिंग उनको भेज देना चाहिए। इतना घटिया आदमी। और उसका नतीजा हुआ कि तमाम गुंडे उसके परिवार को फोन करके डरा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। गाली पे प्रतिक्रिया में आप 1000 लोगों से गाली दिलवाओगे? और इस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म है? बहुत कड़ी बात मैं कह रहा हूं, गृह मंत्री जी आपको शर्म है? उन सब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहले जयपुर डायलॉग वाले को अरेस्ट करना चाहिए। कैसे उसने बच्ची का एड्रेस और वो डिटेल पब्लिक कर दिया? आपकी जिम्मेदारी है इस देश के नागरिक का, बच्चों का, स्त्रियों का मान सम्मान की रक्षा करना। बच्चे परेशान थे इसलिए उनके मुंह से गाली निकल गई। आप तो सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। आप करवा रहे हैं सर, कोई लाज नहीं बची आप लोगों को। मनुष्य तो रहिए। उस आदमी को तो भाई यही हम कह सकते हैं गांधीवादी तरीके से, हिंसा की बात तो हम करेंगे नहीं, कोई वकालत नहीं करेंगे, कहेंगे भी नहीं। कोई कर भी रहा हो, कोई सोच भी रहा हो तो मना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बिल्कुल कोई हिंसा ना करो। एक फोटो लगाओ, थूक दो उस पर और पोस्ट कर दो इसको। 10 करोड़ लोग थूक दें इस आदमी पे तो शायद इसको कुछ लाज है। सर, बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं कि बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं, बच्चे अपने अधिकार मांग रहे हैं। ये सर कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि बच्चे देशद्रोही हैं? कैसे इन्हें कहने की हिम्मत कैसे पड़ती है? समस्याओं को देशद्रोही, कोई अपनी बात कहेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। ये उनकी समझ है, ये उनकी समझ है। इससे समाज को समझना चाहिए कि कौन लोग हैं। पूरे देश को देशद्रोही बता रहे हैं। ये जब से आए हैं तब से देशद्रोही और देशद्रोही खेल रहे हैं। ये इस देश के समाज को समझने के लिए है। कितना हम लोग क्या करें भाई? आदमी अपना कैरियर, इज्जत, मान, सब कुछ को आपके सामने प्रस्तुत करके रिस्क पे लेके सच को सच कहने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप अपनी अपनी सुविधाओं में अटके हुए हैं और इस तरह की गलत बातों को स्वीकार करते जा रहे हैं। एक बच्ची की प्रतिक्रिया को इतना बड़ा बना दिया गया। हजारों लोग इस देश के सारे सम्मानीय पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं आज भी। उनके पोस्ट पे जाके देते हैं और ऐसी ऐसी गालियां मां बहन की देते हैं। ये सब प्रौढ़ लोग हैं, ये बच्चे नहीं हैं, वयस्क हैं। बच्चों की स्थिति दूसरी होती है, वयस्कों की दूसरी होती है। बहुत सारी चीजों में बच्चे अपराधी नहीं होते, इस कानून में भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? अपने ही देश के एक बहुत बड़े समाज को एक दूसरा समाज देशद्रोही कर देगा। ये देशद्रोह खेलेंगे देश के भीतर, गृहयुद्ध करा रहे हैं। हम समाज में हम लोग बहुत ही निकृष्ट लोग हो चुके हैं। और इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें इस गरीब देश में, इस बेहद गरीब देश में, बहुत कठिनाइयों में अब 78 साल बिताए देश में, जिनके पास कुछ शिक्षा की रोशनी पहुंची है, जिनके पास कोई पद वगैरह आ गया है,
जिनके पेट में दोनों टाइम भोजन आ रहा है, जो एक अच्छी छत के नीचे सो रहे हैं, जिनके घर में बिजली आ रही है, ये वो लोग हैं। जिस देश में 27-28% ऐसे लोग हैं जो रेल तक में नहीं चढ़े, 70% लोगों के पास कोई परचेजिंग पावर नहीं है, उसमें आपके पास ये सब है, और आप इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ कहने वालों को देशद्रोही कह रहे हैं। एक छोटी बच्ची पा जा रहे हैं तो उस पर अपनी शूरवीरता दिखा रहे हैं। शूरवीर हैं आप। 30 लाख के मणिपुर में आग लगी हुई है, 4 साल हो गए, कहां है शूरवीर? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ड्रामा, क्यों नहीं जाता वहां ठीक करता उसको? कह रहा था 3 दिन में हम किसी बॉर्डर पे सेना बन सकते हैं। 3 साल से ज्यादा हो गया भाई, जाओ काबिलियत दिखाओ उसको, शांत करो। बच्ची पे, एक छोटी बच्ची पे बहादुरी दिखा रहे हो, शूरवीर बन रहे हो। सर आज उसकी माँ नोएडा छोड़कर चली गई सिर्फ ये कह के कि अब रह नहीं पाएंगे, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं विधवा हूँ, मेरे घर पुलिस आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सबको माफ़ कर दिया, फिर भी पुलिस आ रही है, स्थानीय मीडिया आ रही है, सिर्फ एक वीडियो वायरल होने के लिए, सिर्फ एक उसके लिए जाना पड़ा है आज नोएडा छोड़ के। उसी गाजियाबाद में बैठ के एक बाबा रोज माँ बहन की गाली वाला वीडियो निकालता है। तमाम गुंडों के गिरोह हैं, दक्ष चौधरी और कौन कौन रोज ऐसी वीडियो निकालते सत्यम हैं। पंडित, दक्ष चौधरी, राज चौधरी, कितने चौधरी, किसी के भी खिलाफ सिर्फ हिंसा का सीधे आह्वान करते हैं। बहुत सारे बाबा बाबी इन्होंने पैदा कर रखे हैं जो किसी के भी रोज हर आदमी को 5 लाख, 5 करोड़, 1 करोड़ सर के इनाम घोषित करते रहते हैं। तमाम गुंडे रोज बच्चियों को उठा ले जा रहे हैं, कारों में उनके बलात्कृत कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चियां हर साल लापता हो रही हैं इस देश में। ये बदमाश कहीं के कोई शर्म है? छोटे बच्चे पे बहुत बहादुरी दिखा रहे हो। सर एक कल वीडियो आ रहा है कि 2 पुलिसकर्मी कांवड़ की एक 112 की कॉल पर जाते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें भयंकर पीटा जाता है सड़क पर खड़े होकर। नहीं, उसमें संशोधन कर लीजिए, वो पुलिसकर्मी नहीं थे, वो भी कांवड़िए थे। वो भी स्कूटर से कांवड़ लेके जा रहे थे, वो पुलिस वैन में मारा गया उनको, ये है। लेकिन वो पुलिसकर्मी नहीं थे। एक पुलिसकर्मी गया, वो भी पिट गया, उसके वो घायल हुआ है थोड़ा सा बचाने में, लेकिन जिनको मारा वो भी कांवड़िए ही थे। आपस में ये लोग बहुत लड़ रहे हैं। 21 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक कांवड़ यात्रा में, इधर उत्तर प्रदेश और इससे सटे इलाकों पर 21 डेथ हो चुकी है, कई दर्जन घायल हैं। तमाम लोग, एक तो सुल्फा पी के मरते मरते बचा है, उसको पुलिस जो है ये नशा करके, खुद कांवड़िए बता रहे हैं कि 80% जो है नशा कर रहे हैं उसमें, और बहुत हिंसा हुई है तरह तरह की। ये सब ठीक करिए भाई, दुनिया देख रही है। कोई इंडस्ट्री कैसे आएगी? नोएडा और वो छोड़ दीजिए ग्रेटर नोएडा, कोई इंडस्ट्री कहीं आ रही किसी जिले में? है तो 80 जिले है, किस चीज की है? एयरपोर्ट बना लिया आपने जमीन लेके, किसानों के छीन के, उस पर एक जहाज नहीं उतरता, कोई जहाज लेके आने को तैयार नहीं है। राम मंदिर बना लिया तो करीब 17-18 एयरलाइंस आ गई थी, मतलब 17-18 फ्लाइट आ गई थी, 3 फ्लाइट आती हैं। तो ये सब भाई, इनको सबको ठीक नहीं करोगे, देश के युवाओं की, देश के पुरुषों की, स्त्रियों की हाइट घट रही है। दुनिया में अकेला देश हमारा है, ऊंचाई बढ़ नहीं रही है, औसत ऊंचाई घट रही है। हम किसी चीज में, हर चीज में हम नीचे 180 देशों में नीचे से नीचे आते हैं। कहीं 157 है, कहीं 163 है, कहीं 177 है। पर्यावरण में हम एकदम लास्ट में। हर शहर हमारा गंदा है, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है। क्या भाई, सिर्फ भ्रष्टाचार में हम अव्वल हैं, उसमें हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कल सड़क बनाते हैं, आज उखड़ जाती है। पुल बनाते हैं, बनते बनते गिर जाता है। मुगलों के और अंग्रेजों के जमाने के पुल अभी तक चल रहे हैं, हमारे हम बनाए हुए बनते बनते गिर जा रहे हैं, बनने के बाद तो गिर ही रहे। यही सब काबिलियत है। इससे चीन से मुकाबला करोगे, घूम फिर के वही पाकिस्तान पे, अपने से कमजोर से पहलवानी दिखाने में सारी योग्यता हमारी इस राजनीति की, अपने से कमजोर। 3 राज्यों का, 4 राज्यों का देश है,
हम 28 राज्यों के देश हैं, 7 गुना बड़े हैं उससे, 6 गुना 7 गुना अर्थव्यवस्था में, बल्कि उससे भी ज्यादा शायद 10 गुना अर्थव्यवस्था में बड़े हैं, भूगोल में 5-6 गुना बड़े हैं, आबादी में 5 गुना बड़े हैं। तो क्या है, अपने से कमजोर से तो हर आदमी जीत जाता है। यही कुल बहादुरी है कि हम अपने से कमजोर से जीत जा रहे हैं। चीन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है, अरुणाचल पूरा ले लिया, लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया, पूरी अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर आपकी हो गई। 163 बिलियन का सामान आ रहा है उसमें, और हम 15-18 बिलियन भी नहीं बेच पा रहे हैं उसको। इन सब सवालों पे बात करिए तो आप सब देशद्रोह है, यही सब देशद्रोह है। देश की रियलिटी की बात कर लीजिए तो देशद्रोह है। सिर्फ मजदूरों की कमाई से चल रहा है देश। 140 बिलियन डॉलर बेचारे कमा के मजदूर जो सऊदी अरब और वहां सब जाते हैं, बेचारे ऊंट चरा रहे हैं और बकरी चरा रहे हैं, वो जो घरों को डॉलर भेजते हैं या वो दिरहम भेजते हैं, उससे खजाने में हरियाली आई हुई है। न तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, न एक्सपोर्ट बढ़ा, सिर्फ वस्त्र बहुत सुंदर पहनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, गले में मेक इन इंडिया का एक ड्रामा निकला, मेक इन इंडिया हुई, अभी एक कई देशों की व्यवस्थाएं हुई, एआई मीटिंग हुई, उसमें बताया प्रधानमंत्री जी ने हाथ ऊपर करा दिए, तो ये सब व्यर्थ था। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, पूछो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना है हमारा, 14 में कितना था, अब कितना हुआ? क्यों सांकेतिक वृद्धि है? 400 बिलियन के आसपास, 10-20 उधर 10-20 इधर, इतने पे क्यों झूल रहे हो? आंकड़े में फ्रॉड करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट में जोड़ के और कह देंगे देखो हमारा 700 बिलियन हो गया। ये सब झूठ बोलने की कमी। हर पढ़ा लिखा आदमी, हर जो स्टेटिस्टिशियन है या अर्थशास्त्री है, वो बता देता है मुंह पे, हमारा मुंह हो जाता है। जैसे हम कहते हैं 700-800 बिलियन हमारा है, अरे भाई वो निकालो, सर्विसेज हटा के बताओ माल कितना बेचते हो, जो बनाते हो उसको कितना बेचते हो, तो पता चला हम जीरो है। एक क्षेत्र सर्विसेज छोड़ के हमारा कहीं कोई मतलब नहीं है, और उस पर अब एआई की चुनौती आ गई, साल 2 साल में पता नहीं उसका क्या कहां पहुंचा देंगे। सिर्फ हमारे हुजूर के कपड़े बहुत सुंदर हैं और चेहरे पे चमक बहुत बढ़िया है, जहाज बहुत सुविधाजनक है, कार उससे भी ज्यादा सुरक्षित है, रैलियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, किराए की भीड़ उसमें लाने में सफल है। कुल सफलता यही है। विदेश की यात्रा नेहरू जी से ज्यादा कर ली है, ज्यादा लोगों के गले पड़ गए हैं, ज्यादा खीखी ही कर ली है, बोली निकलती नहीं, न वहां प्रेस के सामने न यहां प्रेस के सामने। क्या है, किस बात पे भाई? सर, आज एक तस्वीर आई थी, एक बालक अपनी माँ को चावल पानी में मिलाकर नमक डालकर खिला रहा है। माँ बीमार है और वो चावल खिला रहा है। ये हालत है भारत की। उस बालक की उम्र भी देखी होगी आपने, वो भी बता दीजिए। हाँ, देखिए उम्र थी बालक की लगभग 7 या 6 साल। बताइए। तो वो मैंने भी देखा भाई। हम तो अब इन सब चीजों पे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती, शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इस सब अपराध में हम भी तो मिडिल क्लास में है ना। तो सर, ये वीडियो बाहर नहीं देखा जाएगा, उस समय भारत कहां पहुंचेगा अपने आप में। तो इसलिए जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी दिन भर लंबी चौड़ी फेंकते रहते हैं, बताते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं। देखो, इतना बड़ा देश है, टूरिज्म में हम थाईलैंड क्या, उसके अगल बगल के 5-6 देश हैं, वियतनाम हमसे पीछे। इतना बड़ा हमारे पास हिमालय है, स्विट्जरलैंड का 20 गुना होगा। क्या कर पाए हम? और जो हमारे विदेशी आते हैं उसके पीछे हमारे लोग भीख मांगते हुए जाते हैं, उसका पैसा लूटने की कोशिश करते हैं, उसके साथ छेड़खानी, स्त्री है तो छेड़खानी करते हुए पकड़े जाते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं, मंदिर दर्शन कराने के नाम पे लूट लेते हैं, रिक्शे बैठाने के नाम पे लूट लेते हैं, ट्रेन में जाए तो बाथरूम सब गंदा रहता है, वही सब लिखते हैं वो लोग। हर आदमी जो यहाँ से जाता है, अभी आप गूगल पे एआई पे जाके करिए कि हमारे यहाँ आने वाले टूरिस्टों के मेमोयर्स, एक प्रॉम्प्ट डालिए, निकालिए जरा, शर्म आ जाएगी हमें। और हम झूठ बोले जा रहे हैं कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है। पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है भाई, जरा बताओ देश को, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो सब ये तो कमाल है। वो ऐसा देश बना ले रहे हैं अनपढ़ों वाला, और वो दिमाग जिन्होंने अपना पता नहीं कहाँ रख दिया, शुतुरमुर्ग भी कहें या क्या कहें उनको, कि वो सच को देखना ही नहीं चाहते। सच जानते हो, सच को नहीं देखना चाहते।
बड़ी सर गंभीर बात आप कह रहे हैं कि हम सच को सुनकर भी सच समझना नहीं चाहते हैं। तो सर अगर बस अपने बगल के थाने, अपने बगल की तहसील में जाके एक चक्कर एक दिन या गए होगे तो पता ही होगा भ्रष्टाचार सब का पता है लेवल सर, करके। सब पता है। हर जो आदमी पहले जाके टेस्ट कर ले भ्रष्टाचार का क्या आलम है, एक नकल निकलवाने में कितने पैसे लग जाते हैं, और या किसी थाने में एफआईआर कराने में कितने पैसे लग जाते हैं। अगर आप साधारण आदमी हैं, कनेक्टेड नहीं है, तब कनेक्टेड है तो भाई भगवान आप ही है। अगर आप सामान्य आदमी हैं जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, सीधे सीधे गए वहां, तो क्या होता है किसी के साथ, उस पर बात कर लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। सर रेट जैसे तेल के बढ़े हुए हैं, ऐसे ही भ्रष्टाचार के भी बढ़े हुए हैं। बहुत साधारण सी बात आपको बता देते हैं, वैसे ही बढ़े हुए हैं जैसे तेल की कीमतें बेतहाशा वृद्धि हैं। सर बस एक छोटा सा हमें एक जिज्ञासा है, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर 45,000 पर हेड कर्ज था विदेशी हमारे पास 2014 में, अब 2,20,000 के समथिंग पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है, पहुंचने वाला नहीं पहुंच चुका है। ये साहिब तो झोला उठा के चले जाएंगे कभी भी, लेकिन इस कर्ज का क्या होगा? भरेंगे आप आपकी हर चीज गिरवी रहेगी, गिरवी है, आपकी कंपनियां गिरवी हैं, उनमें सब में इक्विटी लगी हुई है। आपके यहाँ का तो सेठ हर आदमी अपना पैसा बाहर रखता है, आपके पास कहाँ पैसा है उसको देने के लिए? आप देंगे तो क्या सस्ती सर हमें मजदूरी? ये समझाए, तो क्या सर हमें ये समझाया जा रहा है कि हमारे पास 1 रुपया था, हम 4 रुपया सेठों से ले आए हैं, और हम कह रहे हैं हम 5 रुपया के मालिक हैं, हम 5 रुपया के मालिक हैं? क्या ये फंसा दिया लाके हमको? हम ये कह रहे हैं कि चीन तो 25 रुपया ले आया है, जापान 200 रुपया ले आया है। अरे भाई उनके पास एसेट कितने हैं, वो रुपया लाए, उससे एसेट उन्होंने कितने बना लिए, उनकी वैल्यूएशन क्या है, तुम्हारी वैल्यूएशन क्या है? लेकिन वही है ना कि ये सब चीजें फिर इकोनॉमिक्स में और इनमें सब में गहराई में चली जाती हैं। तो ये किसी को गहराई में कहा जाए, तो उथले पानी में रखना चाहते हैं मोटी मोटी चीजें। कोई एक आदमी आया इनका पार्लियामेंट में बोल गया हमने गौमूत्र का पेटेंट, हमारा गौमूत्र का पेटेंट हो गया है, इतना पड़ा है, ये है वो है, और फलाना ढिकाना 2-3 पेटेंट के नंबर बता दिए। गलगोत्रिया यूनिवर्सिटी जो वो ले आई थी वहां से चीन का रोबोट अपना बता लिया था फ्रॉड, हर साल 2,000 पेटेंट दाखिल करता है। उससे क्या होता है? पेटेंट माने एक नॉलेज का या किसी दावे का रजिस्ट्रेशन, बस ये है इसका मतलब। वो कोई दवा नहीं है पेटेंट। अपने लोगों का करवा लेते हैं तो इसका क्या मतलब है भाई? पेटेंट ही तो है, बस क्या है इसका? मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी आवाज का पेटेंट करा सकता हूं। इस तरह की कोई मूर्खताएं बहुत सारी होती है। ये पेटेंट भी हमारी सरकारी संस्थाओं ने अप्लाई किए थे, ये 2000 के अप्लाइड है। एक पेटेंट तो 2020 में डेड हो चुका है, क्योंकि हमने उसकी फीस नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? क्योंकि जिस चीज का हमने पेटेंट कराया वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पेटेंट तो एक दावे का पेटेंट होता है। हमने दावा किया कि पेशाब से ये कैंसर ठीक हो जाता है, उन्होंने पेटेंट कर लिया, फीस ले ली आपसे। अब आपको रिसर्च करके उसको प्रूव करना है, वो नहीं हुआ, कोई दवा नहीं बनी। और एक तो खबर आई चुकी थी कि 4 करोड़ एक हमारी किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी डिपार्टमेंट ने ले लिया गोमूत्र पे रिसर्च के लिए, जिसमें से 2.25 करोड़ रुपए का उसने गाय का पेशाब और गोबर खरीदने पे दिखा दिया, और बाकी वो पैसा उन लोगों ने घूम लिए, सारे देश में घूमने पे खर्च कर दिए, और वो ग्रांट खत्म हो गई, कोई दवा नहीं बनी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस ठगी में चल रहा है ये देश, और हमको आपको ये सब बता के और अतीत की महानता बता के कि हमारे पुराण में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, हम बहुत बड़े थे। अरे भाई आज तुम क्या हो? बहुत बड़े थे मान लिया, इस बड़े से किसी को क्या असर पड़ना है? वो आज तुम्हारे आता है तो देखता है तुम उससे भीख मांग रहे हो, वो देखता है कि तुम्हारे पास कहीं ढंग से पेशाब घर नहीं बना हुआ है, स्त्री कहीं पेशाब करने नहीं जा सकती, वो देखता है कि कोई गोरी औरत देखते हो तो तुम्हारे यहाँ के लफंगे उसको छेड़ने लगते हैं। तुम्हारी सच्चाई तो ये है ना। अब तो आज की सच्चाई पे जाओगे या राम कथा में अपने को बेचते रहोगे? तो ये धोखे पे चला रहे हैं, और देश का एक हिस्सा जो है धोखा खाने को तैयार है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब सर देखते हैं कि धोखा से बचा कैसे जाए। आप तो दिन भर इन्हीं सब बातों से इस देश को अवगत कराते हो। कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि सर नहीं आए हैं बहुत दिन से, पूछने लगते हैं सर कहाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लोग सुनते हैं और बात को समझते भी हैं,
लेकिन एक तबका है वो इस सबको बता देता है कि ये सब झूठ परोसा जा रहा है, और वो बड़ी तेजी से एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जैसे अभी हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा, वरना ये अब तक तो संसद चलने लगी होती। हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा है, वरना अब तक तो ये छात्र आंदोलन खत्म कर चुके होते। कई चीजें उसमें ढूंढी गई, लेकिन सर करें तो करें क्या? ये इनके सामने भी तो एक बड़ी समस्या ये है कि देश बड़ी आबादी का है, कितने दिन तक आप उसे गोद में लेके छिपाते रहोगे? एक दिन तो बड़ा होके टहलने लगेगा। अब टहल रहा है नंगा भूखा, तो उसे कैसे रोकें? समस्या यहां फंसी है। नंगे भूखे को रोकोगे कैसे? वो तो सड़क पे निकल गया तो पूछेगा कोई किसका बच्चा है, कैसे आ गया यहां, इसके कपड़े कहां गए? अब इस हालत में हम लोगों की स्थिति में देश खड़ा हुआ है, तो बस वही सब पूछ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम संसद आएंगे नहीं। और एक तरफ आप मंगल मिलन का वीडियो डालकर लोगों को संदेश दे रहे हो कि हम संसद में बैठे हैं, लेकिन आपकी आवाज पर बात करने नहीं आएंगे, आपकी समस्याओं पर बात करने नहीं आएंगे। यह हम नीतीश जी से पूछ रहे हैं बांकीपुर कैसे हरा दिया आपने, हम नायडू से पूछ रहे हैं कि हम आ रहे हैं आपके राज्य में, कहीं आप गड़बड़ न कर जाओ, छात्र नाराज हैं, बताइए कितने हजार करोड़ का पैकेज आज दे दें। ये चल रहा है, ऐसे ही गोलम गट्ठा दही में मट्ठा, ऐसे ही राज्य चल रहा है, ऐसे ही देश चल रहा है। सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।